हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है काउंसलिंग के पार्ट से। काउंसलिंग यानी परामर्श। परामर्श में हम देखेंगे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है। निर्देशात्मक परामर्श के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके गुण दोष के बारे में जानेंगे। उसी प्रकार से अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में जानेंगे, उसके गुण दोष के बारे में जानेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श के बीच एक टेबल के माध्यम से उन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा निर्देशात्मक प्रश्न। ठीक है, निर्देशात्मक प्रश्न क्या है? निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है। क्या होता है? निर्देशात्मक परामर्श में जो परामर्शदाता होता है, जो मेन फोकस होता है वो परामर्शदाता पे होता है, ना कि परामर्श प्रार्थी पे। ना कि जिस बंदे को हम परामर्श दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, परामर्शदाता के ऊपर कंसंट्रेटेड रहता है ना। इसमें क्या होता है कि परामर्श प्रार्थी के जिस क्षेत्र में उसको समस्या है, जिस क्षेत्र में उसको परामर्श चाहिए, उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाता उसे परामर्श देता है। और सिर्फ यहाँ निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? परामर्शदाता को होता है, ना कि परामर्श प्रार्थी को। तो देखिए क्या है, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है। वह परामर्श प्रार्थी क्या है? इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है। वह परामर्श प्रार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताता है। ठीक है, ये क्या करता है? परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए उसको उपाय बताता है एवं निर्देश देता है कि इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता समस्या पर ध्यान दे, निर्देश देता है। ठीक है, इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता समस्या पर अधिक ध्यान देता है। किसकी समस्या पर? परामर्श प्रार्थी की समस्या पर अधिक ध्यान देता है। आगे है निर्देशात्मक परामर्श। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या के समाधान में विशेष दिलचस्पी लेता है, ना कि निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है? परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी की समस्या के समाधान में विशेष दिलचस्पी लेता है, ना कि उस बच्चे के ऊपर दिलचस्पी लेता है कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है। उसमें सिर्फ उसे क्या है? परामर्शदाता को उसकी समस्या से काम है। वह विभिन्न प्रविधियों तथा उपकरणों के माध्यम से आंकड़े संग्रह करता है तथा उनका विश्लेषण करके छात्र की समस्या के कारणों का खोज करता है। कहने का मतलब यह है कि परामर्शदाता क्या करता है कि परामर्श प्रार्थी के जिस क्षेत्र में उसकी समस्याएं आ रही हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने हेतु विभिन्न प्रविधियों के उपकरणों के प्रयोग से या फिर उस क्षेत्र से संबंधित, उस विषय से संबंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण करके, आंकड़ों को एकत्र करके उस समस्या के समाधान को बताता है। ठीक है, कारणों का निदान कर लेने पर वह समस्या के समाधान के लिए निर्देशात्मक परामर्श प्रदान करता है। इस प्रकार निर्देशात्मक परामर्श को समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। क्या हुआ? ये परामर्श क्या हुआ? समस्या केंद्रित हुआ, है ना। ये परामर्श क्या है? समस्या केंद्रित परामर्श कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें परामर्शदाता सिर्फ और सिर्फ समस्या को, बालक के, व्यक्ति के, परामर्श प्रार्थी के समस्याओं को ध्यान रखता है, ना कि परामर्श प्रार्थी को। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं आगे निर्देशात्मक परामर्श के गुण या लाभ। निर्देशात्मक परामर्श के गुण या लाभ देखिए, यह विधि व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। क्या देता है? व्यक्ति के
बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है, उसके ज्ञानात्मक पक्ष को देखा जाता है। इस परामर्श में क्या होता है कि व्यक्ति के ज्ञानात्मक पक्ष, बौद्धिक पक्ष को ध्यान रखा जाता है। दूसरा क्या है, सहायता के लिए आने पर उपबोध्य को, उपबोध्य, ये उपबोध्य जो है ये यहाँ परामर्श प्रार्थी के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जहां आपको उपबोधक शब्द का उच्चारण सुनाई पड़े तो वो जो है परामर्शदाता के लिए उपबोधक, और उपबोध्य क्या हो गया, परामर्श प्रार्थी। सहायता के लिए क्या कहता है, सहायता के लिए आने पर उपबोध्य को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसमें कम समय में अनेक क्रियाएं संपन्न हो सकती है। अब क्या है, चूंकि इस प्रोसेस में, निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया में हमको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से खास लगाव नहीं है, सिर्फ उसकी समस्या से लगाव रहता है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे से यदि हमको क्या करना है, सिर्फ बच्चे की समस्या पर ध्यान रखना है, तो बच्चे की समस्या पर ध्यान रखना है तो समस्या के अनुरूप क्या होगा, उसमें कम समय में अधिक क्रिया हम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार में उपबोध्य, इस परामर्श में उपबोध्य की उपेक्षा उसकी समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मैंने बार बार आपको बताया है कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्श प्रार्थी को ना ध्यान देकर परामर्श प्रार्थी के समस्या को ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रक्रिया में उपबोध्य की सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उपबोध्य की सहायता, देखिए शब्द को देखिएगा उच्चारण कहाँ है, उपबोध्य की सहायता। इस प्रक्रिया में उपबोध्य की सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसको सिर्फ हेल्प हमको करना है उस समस्या को समाधान करने के लिए, ठीक है, निराकरण करने के लिए, उस समस्या को कैसे निराकार कर सके, उसका कैसे सॉल्यूशन निकाल सके, उस संबंध में हमें बताना है बच्चों को। नेक्स्ट क्या है, निर्देशात्मक परामर्श के दोष। निर्देशात्मक परामर्श के दोष, पहला पॉइंट क्या है, इसमें परामर्शदाता का प्रभुत्व होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें क्या है, जो होता है, जो डिपेंडेंसी होती है वो सिर्फ परामर्शदाता की होती है। परामर्श प्रार्थी से इस परामर्श में उसकी राय नहीं ली जाती है। इसमें जो भी निर्णय लेगा, उस विषय से संबंधित परामर्श देने का जो भी निर्णय लेना होगा वो कौन लेगा, परामर्शदाता। सेकंड है, उपबोध्य में अपनी समस्या के समाधान की क्षमता का विकास नहीं होता है, वह सदैव इसके लिए दूसरों पर निर्भर होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसमें क्या होता है, बच्चा किस पर डिपेंड होता है, बच्चा टीचर पर डिपेंड होता है, बच्चा परामर्शदाता पर डिपेंड होता है, या व्यक्ति परामर्शदाता पर डिपेंड होता है। परामर्शदाता इस प्रोसेस में क्या करता है, वो सॉल्यूशन बता देता है, ना कि सॉल्यूशन को दूर करने के उपाय बताता है। सिर्फ वो क्या करता है, बच्चे को सॉल्यूशन बता देता है कि ऐसे कर लो ये हो जाएगा, है ना, मगर उपाय नहीं बताता है। तो ये क्या होता है, इसलिए बच्चा हमेशा इस परामर्श में दूसरों पर निर्भर रहता है, या व्यक्ति इस परामर्श में दूसरे पर निर्भर रहता है। उसमें समस्या के समाधान करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको कोई काम करने को ही नहीं मिलेगा, तो उसकी समस्या समाधान करने की जो क्षमता होगी वो प्रबल होने की बजाय कमजोर होती जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, इसमें उपबोध्य की मौलिकता का विनाश हो जाता है। इसमें क्या होगा, बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा, है ना। बच्चे को हम कुछ अब बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे को यदि आपने हमसे कुछ पूछा कि सर मुझे इस क्षेत्र में परामर्श की आवश्यकता है, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। उसमें बताया नहीं कि आप ये करोगे तो इसके थ्रू आपको ये सीखने को मिलेगा, जिससे इस समस्या का समाधान इस प्रकार से हो जाएगा। सिर्फ मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया, मैंने उस चीज़ को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया। जैसे कहने का अर्थ है, कोई बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन की बजाय क्या करना है, बच्चे को क्या करें, हमको तो आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर, हमें पता है, हम डायरेक्ट ही उस बच्चे को एक पेज लेंगे, पेज में उस क्वेश्चन का आंसर लिख के दे देंगे कि लो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो वो क्या हो गया,
उससे बच्चा क्या है, कुछ सीख नहीं पाया है ना। और यहीं दूसरी ओर बच्चे को हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको समस्या समाधान करने की दिशा में यदि कार्य करते हैं तो बच्चे का क्या होगा, मौलिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, है ना। तो वही कहता है इसमें उपबोध की मौलिकता का विकास होता है, वो डिमोरलाइज होता जाता है धीरे धीरे। फोर्थ पॉइंट है, यह परामर्श अमनोवैज्ञानिक और प्रभावहीन है। यह परामर्श अमनोवैज्ञानिक और प्रभावहीन है। इस परामर्श का प्रभाव बच्चों के ऊपर कम पड़ता है। इस परामर्श के द्वारा बच्चे को सीखने की क्षमता नहीं विकसित हो, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता विकसित नहीं होती है। बच्चा आप पे डिपेंड ही है, सिर्फ इसमें क्या हुआ, किसी का विकास नहीं हुआ, क्योंकि परामर्शदाता जो है उसे पहले से आ रहा है, उसने सॉल्यूशन बता दिया डायरेक्ट, बच्चा क्या किया, सॉल्यूशन छाप लिया, हो गया। ना तो बच्चे के बौद्धिक विकास में कुछ हुआ, और इसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, अमनोवैज्ञानिक कहा है, ठीक है। और ये इसका प्रभाव नहीं होता है बच्चे के ऊपर, इस परामर्श का प्रभाव नहीं, बहुत कम के बराबर होगा। हम डायरेक्ट बच्चों को आदेश दे रहे हैं, यहाँ हम उसको परामर्श नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम उसको आदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अनिर्देशात्मक प्रश्न। क्या है, अनिर्देशात्मक प्रश्न। अनिर्देशात्मक प्रश्न ऐसे परामर्श में परामर्श प्रार्थी की व्यक्तिगत स्वायत्तता को सम्मान प्रदान करता है। परामर्श प्रार्थी की ऐसे परामर्श में, यहाँ एक शब्द ऐड कर लेना, परामर्शदाता। परामर्शदाता क्या करता है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की व्यक्तिगत स्वायत्तता को सम्मान प्रदान करता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए किसी भी निर्णय विशेष को नहीं सुझाव देता, अर्थात अंतिम निर्णय परामर्श प्रार्थी को ही करना होता है। इस प्रकार के परामर्श में, अनिर्देशात्मक परामर्श में, हम बच्चे को परामर्श देते हैं, मगर लास्ट निर्णय लेने का अधिकार जो है, अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है, वह पूर्णतः बच्चों के पास होती है कि वह उस क्षेत्र में, उस विषय में क्या अपनी राय रखता है और क्या वो करेगा, ताकि आगे आने वाले परिणाम जो हों वो अच्छे हों। नेक्स्ट आगे है, परामर्शदाता ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज लेता है। चलिए इसको हम इस लाइन को हम एक एग्जाम्पल की तरह खोजते हैं। जैसे अब हमें एक गणित का ही लेते हैं, एक हमारे पास वर्ग है या आयत है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसका हमको बच्चों से एरिया निकलवाना है। बच्चों के पास एक समस्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, बच्चा आपसे पूछ लिया, तो बच्चे को क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट बता दीजिएगा। डायरेक्ट बता दीजिएगा तो वो क्या हो गया, वो निर्देशात्मक परामर्श का एग्जाम्पल हो जाएगा। मगर हमें यहाँ किसको देखना है, अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर अनिर्देशात्मक परामर्श का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने सामने आने वाली चुनौतियों को या फिर आने वाली समस्याओं का समाधान करने में स्वतः सक्षम हो सकें। तो बच्चों को क्या करेंगे, अब हमको रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो बच्चों को हम बताएंगे कि देखो लेंथ इतना होता है, ब्रेड्थ इतना होता है, एरिया इस प्रकार से निकाला जाता है। तो बच्चा खुद ही एरिया निकालने की कोशिश करेगा, जिसमें उसे कभी असफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी, फिर उसे परामर्श दिया जाएगा, फिर वो सफलता की ओर अग्रसर होगा। इससे क्या हुआ, उसमें स्वयं समस्या का समाधान खोज लेने की प्रवृत्ति विकसित हुई। आगे है, रॉजर्स ने, एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा, अनिर्देशात्मक परामर्श की 3 विशेषताओं का जिक्र किया। पहला, परामर्शदाता समस्या पर नहीं बल्कि परामर्श प्रार्थी को ज़्यादा महत्व देता है। इसमें क्या है, अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता समस्या पर नहीं बल्कि परामर्श प्रार्थी को ज़्यादा महत्व देता है। यह आपका लाभ में भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, भावना तथा आवेग को महत्व। अनिर्देशात्मक परामर्श में
परामर्श प्रार्थी को अपनी भावनाओं को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अब बच्चों से हम जिस क्षेत्र में उसको परामर्श दे रहे हैं उसकी राय जानने के लिए बच्चा अपना स्वतंत्र होता है कि वह अपने मनोभाव को बाहर लाए, ताकि परामर्शदाता को उसकी क्षमता के बारे में, उसके गुण के बारे में पता लग सके, उसकी भावनाओं के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में सही ज्ञान प्राप्त हो सके, और इस प्रकार समस्या का वास्तविक हल प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसमें भावों को अधिक महत्व दिया जाता है ना। उसमें क्या था, उसमें बौद्धिक पक्ष की बात कर रहे थे, निर्देशात्मक परामर्श में हम बौद्धिक पक्ष की बात कर रहे थे, और इसमें भावात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, उचित वातावरण। परामर्श प्रार्थी केंद्रित होने के कारण अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्श प्रार्थी की भावों तथा अभिरुचियों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। यह तभी संभव है जब परामर्शदाता इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने में सहयोग करे जिससे परामर्श प्रार्थी अपने विवेक का उपयोग कर निर्णय लेने के लिए तैयार हो सके तथा वह अपने को अच्छी तरह जान सके। बच्चे को क्या करना है, बच्चे के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप करनी है कि वो अपने सामने आने वाले प्रॉब्लम को, समस्याओं को किस प्रकार से समाधान कर सके, किस प्रकार से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे कि निर्देशात्मक, एक टेबल के माध्यम से देखेंगे कि निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जस्ट अपोजिट है, डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एक दूसरे का एकदम जस्ट अपोजिट है। देखिए, पहला क्या है, निर्देशात्मक में यह उपबोधक केंद्रित होता है, अनिर्देशात्मक में यह उपबोध्य होता है। सेकंड, उपबोधक अधिक क्रियाशील होता है, इसमें उपबोध्य अधिक क्रियाशील होता है। थर्ड, इसमें बौद्धिक पक्ष पर ध्यान रखा जाता है, इसमें भावात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान रखा जाता है। निर्देशात्मक परामर्श में वातावरण क्या होता है, नियंत्रित होता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में वातावरण स्वतंत्र होता है। बच्चा आसपास के वातावरण को में होने वाली घटनाओं से कुछ सीख सकता है, स्मरण कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है भूतकालीन अध्ययन को प्रधानता। निर्देशात्मक परामर्श में क्या ध्यान दिया जाता है कि जिस टॉपिक से समस्या है उसके बारे में पहले कितना ज्ञान है ना, उसमें भूतकालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के उसको भूतकालीन अध्ययन को प्रधानता मिलती है। और इसमें क्या है, तात्कालिक समस्याओं को प्रमुखता मिलती है। निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है, समय कम लगता है। निर्देशात्मक परामर्श में क्या है, समय कम लगता है, और अनिर्देशात्मक में समय अधिक लगता है। 7, समस्या के समाधान में उपबोधक सहायता करता है। समस्या के समाधान में कौन सहायता करता है, परामर्श दाता। कौन सहायता करता है, परामर्श दाता। निर्देशात्मक परामर्श में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, परामर्शदाता की, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, उपबोधक की, यानी परामर्श प्रार्थी की। उपबोध्य की अंतर्दृष्टि के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उपबोध्य की अंतर्दृष्टि, उपबोध क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है उस पर, या उसका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज से परामर्शदाता को कोई मतलब नहीं है। और उसी प्रकार अनिर्देशात्मक में अंतर्दृष्टि के विकास पर बल दिया जाता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में बच्चे के विकास पर बल दिया जाता है। नहीं, साक्षात्कार में उपबोधक नेतृत्व करता है। साक्षात्कार क्या होता है, जब इसमें कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में मेन क्या है, परामर्श दाता नेतृत्व करता होता है। परामर्श दाता नेतृत्व करता होता है किसमें, निर्देशात्मक परामर्श में परामर्श दाता नेतृत्व करता होता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध्य साक्षात्कार का नेतृत्व करता है, यानी परामर्श प्रार्थी नेतृत्व करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है
निदेशात्मक और अनिदेशात्मक परामर्श के बीच अंतर का निर्णय उपबोधक द्वारा लिया जाता है। निदेशात्मक परामर्श में क्या होता है, निर्णय लेने का पूर्णतः अधिकार उपबोधक को होता है। मतलब उपबोधक का मतलब कि यहाँ परामर्श दाता का होता है। निर्णय लेने का अधिकार निदेशात्मक परामर्श में परामर्श दाता का होता है, जबकि अनिदेशात्मक परामर्श में निर्णय लेने का अधिकार उपबोध्य द्वारा लिया जाता है। यानी जिसको परामर्श प्रार्थी के द्वारा अनिदेशात्मक परामर्श में निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ा कि निदेशात्मक परामर्श क्या होता है। क्या क्या हमने पढ़ा, निदेशात्मक परामर्श, निदेशात्मक, अनिदेशात्मक, उसका अर्थ, गुण, दोष और इन दोनों के बीच डिफरेंस, अंतर को मूल रूप से हमने इसको पढ़ा। इसमें से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनिदेशात्मक और निदेशात्मक परामर्श को परिभाषित करते हुए उन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 10 नंबर जिस टाइप से पूछा जाएगा क्वेश्चन को, जितना घुमा के बस वही आपका उतने मार्क्स से होगा। 5 नंबर का पूछा जाएगा तो कम शब्दों में आपको लिखना होगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा तो अधिक शब्दों में लिखना होगा। यदि 10 नंबर वाला आएगा तो हम उसके अर्थ को, उसके गुण दोष को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, निदेशात्मक और अनिदेशात्मक जो परामर्श था इसका टॉपिक खत्म हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और लास्टली एक बात और, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।